Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Nareen, UIGKO, that's the International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, वैसे पहले अपन ये स्टार्ट करें MCQs, इससे पहले अपन एक बात कर लेते हैं। बात इसलिए कर लेते हैं, थोड़ी सी अनिवार्य इसलिए हो जाती है अपनी बात करना, क्योंकि आज अपन जो MCQs करने वाले हैं बेसिकली, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, करंट अफेयर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं वो हम कंटेक्सचुअल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, किसमें, हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ में। उसके अलावा हम वीकेंड ब्रीफ पढ़ते हैं। ठीक है, वीकेंड ब्रीफ में हम तकरीबन जितना भी है हमने 2022 का वीकेंड ब्रीफ अगर आप देखते हैं तो हमने कवर किया है, बल्कि अपन दिसंबर के महीने से भी अगर अपन देखते हैं 2021 का भी, तो भी हमारा कवर ऑलमोस्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि जब हम पुराने पेपर्स वगैरह की बात करते हैं या पुराने पेपर्स अगर आप देखेंगे IGKO के, तो उसमें आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि उसमें करंट अफेयर्स कई बार क्या होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो तो हम साथ में पढ़ते ही जा रहे हैं, और वो तो हम इतना थरो स्टडी कर रहे हैं कि वो आपको क्लियर होंगे कंसेप्ट, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि पिछले साल का जो करंट अफेयर्स था, जैसे 2021 का, ठीक है, तो वो हमारी रिकैप सीरीज़ में, हालांकि हमने उसको करंट अफेयर्स में देखा जाए तो हमने पॉलिटिकल और जो स्कीम्स वगैरह हैं, पॉलिसीज़ वगैरह, वो हमने 2021 की डिस्कस की हुई थी। लेकिन अभी ये जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ाई की और बाकी सारी चीज़ें हमने देखी और बहुत सारा हमने रिसर्च वर्क किया, तो हमने अभी जो MCQs उठाए हैं वो हमने लिए हैं 2021 पे बेस्ड। ठीक है, 2021 की जो गतिविधियां थी या न्यूज़ पीसेस थी उस पर बेस करके हमने इनके आंसर्स लिए हैं, या उन पे जो आपको लगेगा कि 2021 की जो भी हैपनिंग्स थी उनके MCQs हमने लिए हैं, क्योंकि 2022 तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 2022 तो अपन करंट अफेयर्स में कर ही रहे हैं, तो वो आपको क्लियर होगा। 2021 अपन से मिस ना हो जाए, इस वजह से अपन 2021 के MCQs पे भी फोकस कर रहे हैं, या उसकी हैपनिंग पे अपन फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो MCQs मैंने लिए हैं इसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, अपन एक मोटे तौर पे पढ़ते हुए भी चलेंगे कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं या क्या आगे हो सकता है, या थोड़ा सा जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि अपना जो एक तरीका है पढ़ाई का, कि अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अपन इन MCQs के माध्यम से भी करने वाले हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो कि 100% फ्री एजुकेशन देता है आपको, और आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। ये चीज़ तो क्लियर है, कोई कूपन नहीं अप्लाई करना, कोई 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ये नहीं होगा कि भैया फला जो है उतने पैसे दो तो बाकी का पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अपन पूरी जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपन फिर कोई भी, वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड ना। तो 2022 का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, 2021 का भी कर लेते हैं, ताकि कोई झंझट ही ना हो, कहीं से भी कोई सवाल आए तो अपने को ऐसा ना लगे कि ये तो आउट ऑफ द ब्लू आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ अपन करते हैं स्टार्ट, और अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिगनर्स एंड अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको मालूम है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, राइट। हु रिसीव द प्रेस्टिजियस 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन 2021 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। अब देख लो, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के की, ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे, आप कह सकते हैं किसको बोला जाता है, दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के माना जाता था। जैसे आपने महाभारत देखी है ना, तो महाभारत में भीष्म पितामह देखे थे, तो बिल्कुल वो भीष्म पितामह, अगर आप भारतीय सिनेमा के भीष्म पितामह की बात होती है, या जिनको फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, वो हैं दादा साहेब फाल्के। इनका नाम क्या था पता है आपको पूरा? इनका नाम था डुंडीराज गोविंद फाल्के, डुंडीराज गोविंद फाल्के। और ये एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और इन्होंने सबसे पहली मोशन फिल्म जो है वो इन्होंने, आप कह सकते हैं, बनाई थी। इन्होंने एक फुल लेंथ जो मूवी कही जाती है भारतीय सिनेमा में, जिसको राजा हरिश्चंद्र बोली जाती है, वो 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। इनको प्यार से लोग दादा साहेब फाल्के बोलते थे। ठीक है, दादा साहेब तो मतलब इनका जो नाम था, आप कह सकते हैं, जैसे दादा साहेब, आप कह सकते हैं जैसे बालाजी, उनको बोला जाता है ना, बाल ठाकरे को बाला साहेब बोला जाता था। तो इज्जत से, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह से साहेब जो बोला जाता है वो कहा जाता है जिससे अपने यहाँ सर को रेवर करते हैं, है ना, किसी को आप बड़े को जब आप रेवर्ड करते हैं, रेवर्ड टर्मिनोलॉजी में उनको साहेब बोला जाता है, तो वैसे ही उनको दादा साहेब फाल्के बोला जाता था। ठीक है, और उनके नाम पे ये जो अवार्ड्स हैं ये स्टार्ट हुए। और इसके बाद जब हम 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करते हैं, तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपको मालूम है कि भारत में दिए जाते हैं
ऑफ कोर्स नेशनल फिल्म अवार्ड, भारत की बात हो रही है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो नेशनल फिल्म अवार्ड विनर सबसे पहले अगर आप नाम लेते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का आता है जो कि इंडिया के पहले ऑस्कर विनर भी माने जाते हैं। क्या नाम है, पर आप समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं सत्यजीत रे के बारे में। सत्यजीत रे जो थे वो फर्स्ट रेसिपिएंट माने जाते हैं भारत के नेशनल फिल्म फेस्टिवल के। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप कह सकते हैं इसको डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं, करती हैं, अभी करती हैं हो गया है, पर प्रेसिडेंट जो है वो अवार्ड प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात 2021 की हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जिनको अवार्ड मिला था ये वो व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ा, मतलब लिटरली इतना बड़ा सिनेमा में नाम माना जाता है, साउथ इंडियन मूवीज़ में स्पेशली नाम इतना बड़ा माना जाता है, तमिल सिनेमा में, कि मतलब इनके नाम के मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे, मतलब इतना बड़ा, जिसको बोला जाता है थलाइवा, द थलाइवा ऑफ द इंडियन सिनेमा, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, रजनी के जैसा चश्मा लगा के, राइट। तो आपने वो लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस देखा है ना, तो किसके ऊपर था वो थलाइवा, किसको बोला जाता है उसमें, बिल्कुल उन्हीं को मिला है 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लेकिन आप ये बात सोचिए कि एक लड़का, एक गायकवाड़ परिवार में जन्मा लड़का जिसका नाम था शिवाजी राव गायकवाड़, वो कौन सोच सकता था कि वो एक दिन तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा या सबसे सर्वश्रेष्ठ सितारे के तौर पे उभरेगा, ठीक है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीकांत की। रजनीकांत का नाम, असली नाम जो था उनका, वो शिवाजी राव गायकवाड़ था, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली रजनीकांत की बात हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड सिनेमा में, उनको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड एक तरह से आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे मान सकते हैं। जैसे ये जो है 2021 में रजनीकांत को दिया गया है। अभी जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स आपको मालूम है 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुई है, तो उसमें ये आशा पारेख जी को दिया गया है, जिनको द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है ना। ये इनको द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं दिया था, उस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी राष्ट्रपति नहीं बनी थी, ठीक है। मैं अभी बात कर रही हूँ 68 की। 68 अवार्ड जो है वो आशा पारेख जी को दिया गया है। और इसमें आपको नाम पता है कि सूर्या को और अजय देवगन को अवार्ड दिए गए हैं 68th फिल्म नेशनल अवार्ड्स में, ठीक है, बेस्ट एक्टर का। और इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं हम, 2021 की, तो इसमें कंगना रनावत को मणिकर्णिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, और मनोज बाजपेयी को किस पिक्चर के लिए दिया गया था, मनोज बाजपेयी को भोसले में उनके किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और सूर्या को इस साल दिया गया है, उस साल धनुष को दिया गया था असुरन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है 2021 और 2022 के अवार्ड्स का। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हु इज करंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब हम आ गए हैं सीधे, हम रुख करते हुए आ गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं तो बहुत प्रेस्टिजियस, मतलब इंडिया की ओर से हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर माना जाता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर माना जाता है। 142 रैंक आती है इसकी जब हम फॉर्चून 500 कंपनीज़ की बात करते हैं ना। फॉर्चून लिस्ट में जो 500 कंपनीज़ हैं उनमें से 142nd रैंक जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आता है। अब इस पर आपको और मैं बता दूं, जब आपको ये मालूम होगा कि भारत में जब हम पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग वगैरह की बात करते हैं, पब्लिक कंपनीज़ की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ आपने महारत्न और नवरत्न कंपनी सुनी होंगी, है ना, और मिनी नवरत्न भी है एक्चुअली, लेकिन हम अभी महारत्न और नवरत्न कंपनी की बात करते हैं, जिसमें आपने भेल, सेल, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनका नाम सुना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि उसमें से इंडिया में टोटल अभी 10 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न कंपनी है, ठीक है। 10 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और उनमें से जैसे मैंने कहा कि आपको नाम तो मैं बता ही चुकी हूँ, उनमें से आप जान सकते हैं। अब जब हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कौन सी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा जब मैं आपसे बात करती हूँ तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी इन द सेंस मानी जाती है कि आप मान सकते हैं कितना इनका पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 6.1 बिलियन का इनका वो था, जिसको आप कहते हैं ना 6.1
6.1 बिलियन का इनका ओवरऑल आप कह सकते हैं टर्नओवर था, या टोटल टर्नओवर आप मान सकते हैं इनका कि रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल टर्म में भी दे आर डूइंग गुड। अभी तक तो क्वार्टर ही कंप्लीट हुआ है, तो क्वार्टर की रिपोर्ट आई है। इसके अलावा जब मैं बात कर सकती हूँ तो इसका जब इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ऑब्वियसली इसकी अगर प्रमुख भूमिकाओं की बात करते हैं तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े स्तर पे काम करती है। और आज की डेट में जो इसके चेयरमैन हैं, अगर मैं उनका नाम लूँ तो वो बेसिकली वो खुद भी जो चेयरमैन है उनका बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस है, बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उनका रिफाइनिंग में और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। और आप कह सकते हैं तकरीबन 34+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनका इसी स्पेसिफिक फील्ड में। और वो खुद जो हैं उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से पास आउट हैं वो, एंड ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर हिमसेल्फ, राइट। सो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जो आप बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफ चेयरमैन, वो अभी सर्व करते हैं श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है, ओके। ये मैं मिटा दे रही हूँ पूरा। हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड इन द ईयर 2021। अब जब मैं इसकी बात करती हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम इनकी बात करते हैं तो पद्म भूषण हमारे यहाँ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, जैसे मिलिट्री अवार्ड्स में आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे अवार्ड्स मिले जाते हैं ना, विशिष्ट सेवा मेडल आपने सुना होगा, या आपने सेवा मेडल सुना होगा, या आपने महावीर चक्र सुना होगा, या आपने शौर्य चक्र के बारे में सुना होगा, आपने परमवीर चक्र जो कि हाईएस्ट अवार्ड है, जो गैलेंट्री अवार्ड है जो भारत में दिया जाता है। वैसे ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं भारत रत्न आपने ज़रूर सुना होगा कि भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत में वो माना जाता है, ठीक है। मतलब उसमें जिसको आप कहते हैं जिसमें एक्सेसिव आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेनी अदर फील्ड्स, एंड जिसको भारत रत्न से ही आप समझ गए ना कि भारत का रत्न हो जो, उसको दिए जाते हैं ये अवार्ड, है ना। इसमें सबसे पहला अवार्ड अगर आप बात करते हैं तो किसको दिया गया था? सबसे पहला अवार्ड 1954 में अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये। और सबसे पहला अवार्ड अगर आप बात करते हैं तो ये सी राजगोपालाचारी को, राधा कृष्णन को, एस राधा कृष्णन जो कि हमारे देश के सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके देश नाम पे आप क्या बनाते हैं, आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनको, और सीवी रमन जी को दिया गया था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अभी तक अगर कहें तो तकरीबन 48 भारत रत्न जो है वो अवार्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से 14 पॉस्ट्यूमसली किए गए, मतलब मृत्यु के उपरांत की, ठीक है। और उसमें भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि पहले कौन व्यक्ति थे जिनको उनकी मृत्यु के उपरांत जो है वो जो भारत रत्न वो अवार्ड किया गया, तो उसमें नाम आएगा लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री कौन? हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, उनको वो पहले व्यक्ति थे जिनको पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न जो है वो अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं कि जब हम भारत रत्न की बात करते हैं तो सिविलियन ऑनर्स की में अगर हम बात करें तो सिविलियन ऑनर्स में सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, ठीक है। और ये कब सरकार ने इसकी स्थापना की? ये भी 1954 में ही इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स, ठीक है, पद्म अवार्ड्स ये भी 1954 में ही इनकी शुरुआत हुई, ठीक है। और इसमें से पद्म अवार्ड्स में फिर इनमें कैटेगरीज हैं, इनमें किस तरह की कैटेगरीज हैं, इनको 3 चरणों में किया जाता है, ठीक है। पहला हो गया आपका पद्म विभूषण, फिर हो गया आपका पद्म भूषण, फिर हो गया आपका पद्म श्री, ठीक है। और इस साल अवार्ड्स की संख्या अगर मैं बात करती हूँ, मतलब 2021 में अगर हम अवार्ड संख्या की बात करते हैं तो 119 लोगों को जो है ये अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। और अभी हम भारत रत्न की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पद्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। मतलब किन की बात कर रहे हैं? इन तीनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं, भारत रत्न की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हम 2021 की संख्या देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो 102 लोगों को दिए गए, कौन से? पद्मश्री दिए गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 10 लोगों को क्या दिए गए? 10 लोगों को दिए गए पद्म भूषण और 7 लोगों को दिए गए पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप संख्या देख रहे हैं तो टोटल संख्या आ जाती है आपकी कितनी? 119। तो टोटल आपसे कोई पूछे तो कितने हैं? टोटल 119 लोगों को पद्म अवार्ड 2021 में दिए गए हैं।
ऑलराइट, ये सब समझ में आ गया। भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे यहाँ, और पद्म अवार्ड जो है उनकी स्थापना भी 7 में की गई थी 1954 में। और इसको कौन देता है, इसको आपको मालूम है कि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं, और सबसे प्रेस्टिजियस क्या, सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स माने जाते हैं। और इसमें पद्म अवार्ड्स में भी कैटेगरीज बनी हुई हैं, और इस तरह से वो कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और 2021 में 119 का जो नंबर आ रहा है, 102 जो है वो पद्मश्री दिए गए हैं, 10 जो है पद्म भूषण दिए गए हैं, और 7 जो हैं पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो ये आपको आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, विच कंट्री होस्टेड मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2021? अब इसको मैं बता दूं आपको कि ये जो 2021 है, इसमें खूब सारी चर्चा और खूब सारी बातें हुई थी। इस पे अगर आइबा का नाम अगर आपने सुना है, आइबा अगर आपने नाम सुना है, आइबा मीन्स, आइबा क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग। क्या हुआ बताइए, आइबा अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएशन है इंटरनेशनल बॉक्सिंग की, ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी कह सकते हैं आप। और इसमें आइबा की जब हम बात करते हैं तो आइबा एक पूरी बॉडी है, एक कॉन्फेडरेशन है, एक बॉडी है जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग को चैंपियनशिप्स वगैरह को क्या करती है, जैसे आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसी तरह आइबा जो है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग में काम करता है, ठीक है। और आइबा ने पहले जो है वो कौन सी जगह चुनी थी, वो इंडिया चुनी गई थी 2021 के लिए, ठीक है। और 2021 में इनफैक्ट जब हम देखते हैं तो बहुत हमारे लिए प्रेस्टिजियस था, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में न्यूज़ में भी आया, बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी बात भी हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये कुछ कन्फ्लिक्ट से कुछ सिचुएशन आ गई, और ये इंडियन फेडरेशन ऑफ बॉक्सिंग और आइबा के बीच में थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप कह सकते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है बॉक्सिंग की, उन्होंने कहा दैट आइबा एक्टेड इन हेस्ट, उन्होंने ये बात बोली। और आइबा ने ये कहा कि भाई इंडिया जो है ये होस्ट फी जो है इन्होंने टाइमली जमा नहीं की, इस वजह से उन्होंने इंडिया को वेव ऑफ कर दिया और उन्होंने कहीं और जाके अपनी जो चैंपियनशिप है वो होल्ड की, ठीक है। इसको लेके इंडियन फेडरेशन के साथ थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं तनातनी वाली सिचुएशन आ गई थी, और काफ़ी इंटरनली भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी वो हुआ था इंडियन फेडरेशन का, क्योंकि कहा गया कि भाई ये पेपर वर्क में, उन्होंने बाद में अपनी सफाई में कहा कि भाई हम तो होस्ट फी जमा करने वाले थे, लेकिन वो क्योंकि हमारे यहाँ आपको मालूम है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, और प्रोसीजरल में जो टाइम लगा है हमको, या हमें जो काम था उसमें समय लगा है, वरना हम आराम से अपनी जो फीस है इनकी होस्ट फी वो उनको फीस देते, और ऐसी कोई हमें परेशानी नहीं थी। पर इनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो डिले होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा था, इस वजह से इन्होंने इंडिया को बर्खास्त कर दिया, मतलब बर्खास्त इन द सेंस इंडिया को रूल आउट कर दिया। और बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया में जो है वो क्या हुए थे, वो वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो हुई 2021 में। और आप कह सकते हैं कि ये जब हमने बात की तो ये कब से हुई, ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में हुई, ठीक है। तो आप इसमें कब कह सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं तकरीबन ये 25 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के दरमियान ये चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में फाइनली होल्ड की गई, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि इंडिया के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पता था कि आइबा ने इस बार इंडिया का चुनाव किया है, और इस वजह से क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, अच्छा, who among the following has been named as the India's most valuable player in Test cricket in 21st century by Wisden magazine? अब विजडन क्रिकेट मैगजीन, अगर आपने नाम सुना है क्रिकेट के, अगर आप लोग शौकीन हैं तो आपने विजडन का नाम ज़रूर सुना होगा। डिजिटल प्रिंट मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, और इसमें आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स स्टार से लेके बहुत अच्छे जो कॉलम्स हैं, राइटर्स हैं, बहुत बड़े, बहुत प्रेस्टिजियस, मतलब इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट प्रेस्टिजियस मैगजीन्स मानी जाती है, और मोस्ट ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल मैगजीन मानी जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट अगर उसमें आप बात करते हैं तो इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिसको हम कहते हैं MVP, ठीक है, MVP अगर हम इसको कहते हैं तो इसमें किसका नाम सामने आता है, ठीक है। इसमें अगर आप नाम लेते हैं तो वैसे आप नाम देख रहे हैं तो आप बड़े बड़े जो महारथी हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। MS धोनी, जो कि आपको मालूम है कि हमारे विकेट कीपर थे, कैप्टन थे,
सबसे वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन जो है, जिसमें हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि भारत ने अपनी ऊंचाइयां या शिखर जो है वो छुआ था MS धोनी की क्या बोलेंगे उसको की कप्तानी में, ठीक है। उनको आप कह सकते हैं रोहित शर्मा, ऑफ कोर्स यू नो अ वेरी बिग नेम ऑफ अ वेरी स्टार ऑफ अ क्रिकेटर, स्टार ऑफ अ बैट्समैन। विराट कोहली हमारे देश के कप्तान, ऑब्वियसली आप जानते हैं अभी उनके जो शतक था उसकी वजह से उनके नाम कितना सारा वापस उनको वो एक्लेमेशन और सब कुछ मिला है, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनके आप कह सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस होने लगा था, बिकॉज उनने कोई भी कहा जा रहा था कि कोई चमत्कार जो है उन्होंने फील्ड में बड़े टाइम से नहीं किया, और फाइनली ये जो शतक आया था उसके बाद सबके जो मुंह हैं वो बंद हो गए थे। लेकिन ये तीनों ही नाम बहुत बड़े होने के बावजूद जहाँ पे जो बाजी मार गया है, जो कि सबसे मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की बाजी मार गया है, वो नाम अगर आप निकाल के आते हैं तो वो नाम निकल के सामने आता है श्री रविंद्र जडेजा का। जी हाँ, बिल्कुल श्री रविंद्र जडेजा का। इनका अगर आप एवरेज स्कोर मानते हैं तो 97.3 का एवरेज स्कोर माना जा रहा है, विच इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट एवर फॉर द इंडियन, राइट। और ये इट इज ओनली सेकंड टू श्रीलंका के जो बिल्कुल आप कहते हैं कि बिल्कुल एस क्रिकेटर हैं मुथैया मुरलीधरन। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो रविंद्र जडेजा का आ रहा है। एंड नो वंडर विद दिस जिसको आप कहते हैं विद दिस एवरेज ही इज बिन कंसिडर्ड एज द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है। अगर आप इंडिया का सबसे वैल्यूबल प्लेयर 21वीं सदी का मान रहे हैं तो आप रविंद्र जडेजा, मतलब इसमें सारे आप सचिन तेंदुलकर और कपिल देव और सुनील गावस्कर सबका नाम जो है वो पछाड़ दिया है, सबको बिल्कुल पूरी तरह पछाड़ दिया है। किसने? रविंद्र जडेजा ने। ऑल राइट, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं वज्र प्रहार 2021, अब मैंने जब आपको इंडो US रिलेशन पढ़ाए थे, ये आपको याद होगा, ये मैं इसलिए आपको पहले बता दे रही हूँ कि जब मैंने आपको इंडो US रिलेशन पढ़ाए थे 2022 के, है ना, 2022 में जब हमने भी किया था, जब हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इक्वेशन और रिलेशन शेयर कर रहे थे शॉर्टी नोट सीरीज़ में, तब हमने ये बातें डिस्कस की हैं। तब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किस तरह से इंडिया और US का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप कहते हैं कि कई बार जब आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करते हैं और कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन आती है उसके बाद हमारा आप कह सकते हैं कि जो हमारा एक नेचुरल झुकाव था, हालांकि हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है अपनाई हुई थी, ठीक है। हमने आप कह सकते हैं कि मतलब वी वर लाइक प्रोपाउंडर ऑफ दैट नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जिसमें मतलब आपको नेहरू जी का नाम मालूम है, टीटो का नाम मालूम है, यासिर का नाम मालूम है, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हमारा एक इंक्लिनेशन या झुकाव देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो USSR के साथ था, ठीक है। USSR के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत लंबी रही है, इन द सेंस अगर स्पेशली आप डिफेंस सेक्टर में देखते हैं तो USSR हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर हमारे जो भी आप कह सकते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स आते हैं वो 60% तक हमारे USSR से आते थे, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसमें चीज़ें या परिवर्तन कहाँ पे आया है, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बेंट होने लगी। मतलब 1971 की वॉर में तो आपको मालूम है कि इतना अगेंस्ट था अमेरिका हमारे कि उसने लिटरली बेड़ा उतार दिया था, और अगर मतलब जो पाकिस्तान के साथ हमारा टिफ हुआ था तो उसने बेड़ा उतार दिया था। अगर USSR हमारी सहायता को नहीं आता तो वो वॉर शायद हम हार चुके होते, इतने ख़राब हमारे हाल थे, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जैसे मैंने उस टाइम पे भी आपसे कहा था कि जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं या हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल पॉलिटी, है ना। जो समीकरण है वो जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे परिवर्तन आता जाता है। तो अभी जब हम बात करते हैं US के साथ हमारे रिश्तों की, तो वो चीज़ें बहुत कुछ बदल गई आफ्टर द अटैक दैट हैपेंड ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 2001 में जो अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 का, उसके बाद इनकी जो उससे पहले जब हम कहते थे कि भाई टेररिस्ट गतिविधियां जो हैं भारत में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पाकिस्तान से टेररिस्ट जो है घुसपैठिए आते हैं, उससे पहले हम बहुत कुछ बोल रहे थे। हमारे यहाँ कारगिल युद्ध हो चुका था, घुसपैठिए जो हैं उन्होंने हमारी जो द्रास सेक्टर और कारगिल सेक्टर, और आपको मालूम है कि हमारा नेशनल हाईवे जो है वो ब्रेक करना चाह रहे थे, नेशनल हाईवे 1 को काटना चाह रहे थे भारत से। हमने बहुत सारी चीज़ें बोली कि घुसपैठिया और इस तरह की गतिविधियां भारत में हो रही हैं, भारत के साथ हो रही हैं। तब तक उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उनके घर पे वो अटैक हुआ 9/11 का अटैक हुआ,
तब उनको ये बात समझ में आई कि रैडिकल इस्लाम के ख़िलाफ़, या आप कह सकते हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, या जो एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइज टेररिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने मुहिम छेड़ी। ठीक है, और उस टाइम से आप कह सकते हैं कि भारत और यूएस के रिश्ते जो हैं काफ़ी उसमें सुधार आना चालू हुआ। काफ़ी कुछ जो है उन्होंने कहा कि भारत की सहायता की उनको भी ज़रूरत पड़ी बिकॉज ऑफ द काउंटर द टेररिज्म। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा ऑब्वियसली दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, ये आप जानते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यूएस में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी में इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा जब हमने बीच में बात की तो आपको मालूम है मैक्सिकन और चाइनीज़ डायस्पोरा जो है वो भी इंडियन डायस्पोरा के बाद आते हैं। मतलब अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क है, लाइक 17.1 मिलियन के आसपास का इंडियन डायस्पोरा है। आप बात कर सकते हैं 11 और 10 रिस्पेक्टिवली जो है मैक्सिकन और चाइनीज़ डायस्पोरा है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। अब हुआ क्या कि इसके बाद सिचुएशन में काफ़ी परिवर्तन आए, और ये हुआ कि यूएस, एक और चीज़ है कि यूएस ने कहा कि अब हम अपने मिलिट्री ड्रिल्स जो है ये डिफेंस सेक्टर में भी हमें भागीदारी की ज़रूरत है और हम इंडिया के साथ टाई अप करते हैं। तो उसी के तहत एक और जो बहुत सारी जो स्ट्रैटेजिक डील्स वगैरह हुई हैं जिसमें क्वाड वगैरह भी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी के तहत एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जो है वो हुआ है जिसको आप वज्र प्रहार के नाम से जानते हैं, जो 2021 में चालू हुई। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये दो स्पेशल फोर्सेस जो हैं वहाँ की, उनके बीच में होता है, इंडिया और यूएस के बीच में, ये आप समझ चुके हैं। इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं कि वज्र प्रहार जो है ये क्या किया जाता है, इसमें आप कह सकते हैं जो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है ये ऑल्टरनेटिवली होती है, एक साल इंडिया में होती है, एक साल यूएस में होती है। इस तरह से इसको प्लान किया गया है। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी अगर मैं आपको वज्र प्रहार की बात करती हूँ तो उसको 13th एडिशन या 12th एडिशन के तौर पे, इस तरह से एडिशन के तौर पे इनको जाना जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपसे लिखूँ तो 12th एडिशन, ठीक है, और 13th एडिशन, इस तरह से इसको एडिशन के तौर पे हम इसको जानते हैं। और इसमें भी अगर आप नेक्स्ट बात करते हैं तो ये आज की डेट में जो हुआ है ये मैकॉर्ड वॉशिंगटन में हुआ है, लुइस मैकॉर्ड वॉशिंगटन में, मैकॉर्ड वॉशिंगटन, मतलब ये बेस है वहाँ पे, बेस लुइस मैकॉर्ड वॉशिंगटन में ये किया गया है। ठीक है, और इसी के ऊपर ये बात की जा रही है। और नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेटिवली आप मान सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत में किया जाएगा। अब एक और नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं, अरूप कुमार गोस्वामी। अब ये नाम आपने अभी भी सुना होगा, अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी का नाम 2022 में भी इम्पॉर्टेंट है और 2021 में भी। अरूप कुमार गोस्वामी बहुत फेमस जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, बहुत फेमस जज माने जाते हैं। बहुत लंबा इनका करियर रहा है लीगल प्रैक्टिस में, और इनका नाम मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि 2022 में ये 14th चीफ जस्टिस बने हैं, CGI चीफ जस्टिस, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, CG ऑफ कहाँ के बने हैं, छत्तीसगढ़ के CG बने हैं ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के CG बने हैं। लेकिन यहाँ पे ये बने हैं 2022 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी कर रहे हैं, हम 2021 की बात कर रहे हैं। तो 2021 में वो बेसिकली आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम भी रहे हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं। और इसमें एक और मैं आपको बात कर दूं कि आर्टिकल 22 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर जो है वो उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो अरूप कुमार गोस्वामी आप समझ चुके हैं। ये इस बार भी आपसे न्यूज़ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि 14वें CJ कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के, तो वो भी अरूप कुमार गोस्वामी हैं। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कब बने थे, 2021 में। अब हम बात कर लेते हैं विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 93rd एकेडमी अवार्ड। 93rd एकेडमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड का मतलब आप जानते हैं कि सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे जो जाने माने अवार्ड जो दिए जाते हैं किसके फील्ड में दिए जाते हैं, आर्ट की फील्ड में दिए जाते हैं या सिनेमा के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में, राइट। तो एकेडमी अवार्ड विनर या आप जानते हैं जिनको हम नॉर्मली पॉपुलरली क्या बोलते हैं, ऑस्कर्स, है ना। और किस तरह से बोला जाता है, एंड द ऑस्कर गोज टू, राइट। आज भी आपको मालूम है भारत में इतने सालों के बाद भी हमारे पास आज भी जो होड़ है ना कि हमें ऑस्कर्स नहीं मिले या हमें ऑस्कर्स में हमारा उतना नॉमिनेशन नहीं आता, तो आप कह सकते हैं कि
आज भी हर व्यक्ति जो कि सिनेमा से जुड़ा हुआ है, सिनेमेटोग्राफी से या फिल्म मेकिंग से जुड़ा होता है, उसको लगता है कि एक बार उसको ऑस्कर्स, लाइक नॉमिनेशन भी अगर ऑस्कर्स की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। विनिंग द ऑस्कर्स इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, ऑस्कर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो अपने आप में आपको मालूम है कि इंडिया में सत्यजीत रे की बात कर लीजिए या आप किसकी बात करते हैं, जो सबसे फेमस नाम ऑस्कर विनर्स के आते हैं उनका नाम आता है सत्यजीत रे का, या आप किसकी बात करते हैं, आप बात करते हैं AR रहमान की। ठीक है, इसमें बाकी जो मूवीज़ हैं, काफ़ी सारी हमारी मूवीज़ हैं जो ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंची, लेकिन चीज़ें जो हैं समहाउ होती हैं नहीं होती हैं टाइप का चलता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत जो थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1929 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें अगर अपन इतिहास इसका जाए देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत फेमस मूवीज़ जिनको बहुत एकेडमी अवार्ड्स मिले या बहुत जिनका नॉमिनेशन, या अगर आप बात करते हैं तो उसमें बेनहर का नाम आता था, और टाइटैनिक 1997 में टाइटैनिक बनी, और उसके बाद 98 पे आप कह सकते हैं पूरी तरह छाई रही ऑस्कर में। ठीक है, इस तरह का आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मूवीज़ की तो सबसे ज़्यादा ऑस्कर नॉमिनेशन की बात आती है। आज जब हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमने बात की वो हमने बात की द मूवीज़ जिनको सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट पिक्चर की अगर हम बात करते हैं कौन सी, 93rd अकेडमी में, तो वो मिला था नोमैडलैंड को। ठीक है, और इसके बाद आपको मालूम है ऑस्कर्स एक और चीज़ों के लिए अभी बड़ा न्यूज़ में रहा था, जिसपे मैंने एक छोटू सी शॉर्टी जो जानकारी है वो भी आपको दी थी, जो विल स्मिथ ने क्या किया था, हाँ से स्टेज पे जाके मुक्का मार दिया था, है ना। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी बात हुई थी ऑस्कर में, और उनको फाइनली क्या किया कर दिया गया था, उनका जो उनको ऑस्कर्स में आने से बैन कर दिया गया। तो ये इसके लिए ऑस्कर्स अभी न्यूज़ में था, जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। लेकिन अभी बात हो रही है 93rd अकेडमी अवार्ड की, तो नोमैडलैंड। अच्छा हाँ, मैं इसका इतिहास बता रही थी ना। तो 1929 में अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज स्टेनले ने इसकी शुरुआत, आप मान सकते हैं, नाम जो आता है जॉर्ज स्टेनले का आता है। उसके बाद उन्होंने एक क्या किया, उन्होंने जो डिज़ाइन, आपको ऑस्कर की ट्रॉफी देखी ना आपने, गोल्डन कलर की ऑस्कर की ट्रॉफी होती है, उसकी डिज़ाइन जो थी वो सेडर गिब्बन्स ने की थी। ठीक है, सेडर गिब्बन्स ने उसको डिज़ाइन किया, और क्या हुआ, ये लोग एक फॉर्मल से प्राइवेट डिनर पार्टी में थे। ठीक है, प्राइवेट डिनर पार्टी में थे, जो कि डगलस फेयरबैंक ने रखी थी। ठीक है, उनकी प्राइवेट डिनर पार्टी में, और ये कहाँ रखी गई थी, हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में ये डिनर पार्टी रखी गई थी 1929 में। और वहाँ पे कहा जाता है आधिकारिक तौर पे पहला ऑस्कर अवार्ड या पहला एकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो इसका इतिहास जो है बहुत मज़ेदार है, और 1929 से आप इसको मान सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रेस्टिजियस हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे आ जाते हैं। जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई वो ऑस्कर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि जब आपको मालूम है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बिट है ऑस्कर का, कि जब चार्ली चैपलिन को ऑस्कर दिया गया था तो सबसे लॉन्गेस्ट इतिहास में, ऑस्कर के इतिहास में सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन और सबसे थंडरस क्लैपिंग जो थी वो किसने रिसीव किया था ऑस्कर, तो दी गई थी चार्ली चैपलिन को। ठीक है, तो ये आपके साथ एडेड जानकारी है। नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। अब एबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं। ऑस्कर के बाद अपन आ गए हैं एबेल प्राइज़ में, जो कि नॉर्वेजियन प्राइज़ है, जो कि अवार्ड किया जाता है, नॉर्वे के जो किंग हैं वो अवार्ड करते हैं इसको, एक या एक से अधिक मैथमेटिशियंस को। ठीक है, जो कि गणित के आप कह सकते हैं ना, बिल्कुल गणित जिनका एकदम आप क्या बोलेंगे इनको, मैथमेटिशियंस मतलब गणित समझ गए ना। अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, गणित के विशेषज्ञ बोल सकते हैं क्या, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे हिंदी अनुवाद नहीं पता उसका। मैथमेटिशियन समझ जाओ, मतलब मैथ्स करने वाला प्राणी, है ना, मैथ्स या साइंस टेक्नोलॉजी इसमें। लेकिन बात जो हो रही है वो स्पेशली मैथमेटिशियंस की हो रही है। अब इसमें से अगर मैं बात करती हूँ तो एबेल प्राइज़ 2021 में इसको वन ऑफ द हाईएस्ट या वन ऑफ द मोस्ट नोटेड या मोस्ट क्रेडिबल अवार्ड जो है वो रिसर्च अवार्ड माना जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। और इसमें जो आप नाम पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो क्योंकि कोविड की वजह से एक साल ये अवार्ड नहीं हो पाए थे, तो इस बार ये अवार्ड जो है दो लोगों ने, मतलब जो आप बात करें 2021 में दो लोगों ने इसको शेयर किया था, क्योंकि 2020 में ये अवार्ड कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो इसमें जो एक नाम पढ़ पा रहे हैं आप, वो जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो ठीक है, उसकी जगह एक और मैं नाम आपको बताती हूँ। एक और मैथमेटिशियन थे जो इजरायली मैथमेटिशियन है, उनका नाम है एवी, ये मैंने ढंग से नहीं लिखा, एवी, अरे यार एक सेकेंड, एवी विगडर्सन। ठीक है,
एवी विगडर्सन जो कि इजरायली मैथमेटिशियन है। तो 2 लोगों ने एक्चुअली इसका अवार्ड जो दिया गया था। अगेन ये जो है ये वर्चुअली अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड। उस टाइम पे भी 2021 में भी कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस थी, इसलिए ये वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी हुई थी। और ये एवी विगडर्सन ने ये अवार्ड किसके साथ जीता था? ये अवार्ड जीता था लाज़लो के साथ। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है आपको याद रखने चाहिए। ऑलराइट, आंसर मार्क नहीं हुआ? हाँ, मार्क हो गया। ठीक है, तो 2 लोगों ने अवार्ड जो है 2021 में एक साथ जीता था। नाउ the next question comes is how many UNESCO World Heritage Sites were there in India as of 2021? अब यूनेस्को की जब मैं आपको बात बता दूं, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ शॉर्टी नोट सीरीज़ में प्रॉपर एक शॉर्टी नोट सीरीज़ मैंने की है जो कि हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के ऊपर ही की है। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, कितनी साइट्स हैं वो सब हमने डिस्कशन किया है और 1 से लेके 40 तक हमने सारी साइट्स जो है उसमें डिटेल में डिस्कशन की हैं और किस कैटेगरी में वो फॉल करती हैं हमने ये भी डिस्कशन किया है। तो आंसर आपको यहाँ पे वैसे ही पता चल गया है, आंसर जो है वो है 40। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा साइट्स अगर आप देखते हैं तो कल्चरल उसमें है, कल्चरल साइटिंग में आती है। ठीक है, कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है उनकी उसकी वजह से आती हैं। एक साइट जो है वो मिक्स्ड आती है और एक बाकी जो है आप बात कर सकते हैं नेचुरल साइट्स हैं। मतलब इसमें अगर मैं टोटल आपको नंबर बताती हूँ तो इसमें जनरल अगर हम बात करते हैं कल्चरल साइट्स का, ठीक है, मैं नाम पहले लिख दे रही हूँ, कल्चरल साइट्स। ठीक है, इंडिया में जो आती हैं नेचुरल साइट्स और मिक्स्ड। तो मिक्स्ड मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 है, कल्चरल जैसे मैंने आपको नेचुरल जैसे मैंने आपको बताया कि 7 हैं, उसके अलावा 32 साइट्स जो हैं वो हैं कल्चरल साइट्स। अब इसमें आपने नाम सुना होगा ताजमहल का लेके रेड फोर्ट तक का, या सबसे पहले अगर आप बात करते हैं तो ताजमहल सबसे, अगर आप कहते हैं सबसे फेमस अगर कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट है हमारे यहाँ तो ताजमहल है। ठीक है, उसमें कब किसको अवार्ड किया गया था, कैसे कैसे वो ऐड होती गई लिस्ट में, ये सब कुछ आपको शॉर्टी नोट सीरीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, वो मैं आपको एंड में वीडियो के बताऊंगी। अब 40 साइट्स है मैंने आपको बता दिया, इसमें से 2 साइट्स अगर हम बात करते हैं तो रमप्पा टेम्पल और ढोलावीरा की जो साइट्स हैं वो सबसे आखिरी में या सबसे न्यू एडिशन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं रमप्पा टेम्पल रमप्पा टेम्पल और ढोलावीरा। ठीक है, रमप्पा टेम्पल एंड ढोलावीरा जो है ये न्यूवेस्ट साइट्स मानी जाती हैं जो उसमें ऐड की गई हैं। ये चीज़ क्लियर है ना। 23rd जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस इन मेमोरी ऑफ। पराक्रम मतलब आप क्या समझे, पराक्रम मतलब का मतलब आप समझे द डे फॉर सेलिब्रेशन ऑफ वेलर, है ना, मतलब करेज के लिए अगर आप कह सकते हैं। पराक्रमी, बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, मतलब बहुत ही करेजियस, बहुत ही वेलर वाला योद्धा था बोला जाता है ना, तो उसके लिए। ठीक है, तो पराक्रम दिवस आप समझ लीजिए कि इसमें से किसके लिए बोला जाता है। 23 जनवरी जन्म दिवस है, अगर आपको मालूम हो, जन्म दिवस उस व्यक्ति का है जिसने आपको ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या जिसने बोला था जो वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। बताइए कौन किसकी बात हो रही है, आज़ाद हिंद फौज या INA आप जो जानते हैं, या आप एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम में आप कह सकते हैं, संग्राम में आप कह सकते हैं हमारा जो फ्रीडम फाइटर, जो सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं, जिन्होंने हिटलर तक से अपना लोहा मनवाया था, वो कौन है, वो बात हो रही है सुभाष चंद्र बोस की। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस, ये जिनको हम प्यार से बोलते हैं नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और इसको आप कह सकते हैं उनकी जो 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसमें सरकार ने गेजेट के थ्रू ये बात निकाली गई थी और उसमें कहा गया गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू कि अब पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाया जाएगा। और अभी आपको मालूम है कि इनकी एक जो नेशनल म्यूज़ियम है, सुभाष चंद्र बोस नेशनल म्यूज़ियम, उसी दिन जो है रेड फोर्ट में दिल्ली में उसको भी खोला गया था। और अभी हाल में अगर आप 8 सितंबर की बात करते हैं तो नई दिल्ली में ही जो आपने इंडिया गेट के पीछे जो आपने देखा होगा कि पहले एक स्तंभ जैसा था, वहाँ पर पहले वहाँ पे
किंग की वो हुआ करती थी, जब बना था वो उस टाइम पे वहाँ पे किंग की प्रतिमा हुआ करती थी। फिर किंग की प्रतिमा हटा दी गई बाद में, आज़ादी के बाद जो ब्रिटेन के किंग थे वहाँ पे उनकी प्रतिमा हुआ करती थी, वो हटा दी गई। और वहाँ पे पीछे क्या बनाया गया, अभी वहाँ पे 28 फुट का जो एक स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस का, उसका अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री ने किया था। अब इसमें और चीज़ जो आती है, इसमें अभी बीच में आपने इनकी पुत्री, जब 125 वर्ष पूरे हुए थे तब इनकी बेटी जो थी, जिनका नाम है अनीता बोस पैफ, उनका भी काफ़ी सारे उनके संस्मरण भी उन्होंने शेयर किए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़, काफ़ी सारी बातें आई उसमें इनमें एक बड़ा जो एक चीज़ के लिए उनको काफ़ी बात हुई वो ये थी, जो मैं आपको न्यूज़ पीस बता दूं कि कंगना रनावत, जो कि आपको मालूम है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान, जो कि हालांकि वो काफ़ी विवादित बयान देती हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी से तुलना की सुभाष चंद्र बोस की, और उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो कि जो फादर ऑफ द नेशन के बारे में नहीं बोलनी चाहिए थी, या बड़े कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ थे। तो उस पर जो सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी थी, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और उन्होंने इस पर कहा कि उन्होंने एक खरा जिसको आप कहते हैं जवाब दिया कंगना रनावत को, और उन्होंने कहा कि अनीता बोस जी ने कि वो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही हीरो थे। आप ये नहीं कह सकते, आप एक की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे और दोनों ही हीरो ऑफ द मास थे। ठीक है, तो खैर आपको पता चल गया कि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। नाउ India's AI supercomputer has been ranked 63rd, actually 62nd होना चाहिए, 62nd आंकड़ों के हिसाब से 62nd है, in the top 500 list of most powerful non-distributed computer systems in the world। अब इसमें जिसका आप नाम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जब मैं बात करती हूँ हाई कंप्यूटिंग की, ठीक है, हाई कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं, हाई कंप्यूटिंग आप बात कर सकते हैं हाई कंप्यूटिंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसमें नाम लिया जाता है, और HPC AI बोला जाता है उसको, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC AI, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल रोबो से लेके आप कंप्यूटर हमारी एप्लीकेशंस तक भी देखेंगे, ऐप्स पे भी, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती हैं। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में बात की जा रही है इसको। ये इंडिजिनस जब हम बात करते हैं, इंडिया का जो मिशन था सुपर कंप्यूटिंग, या आप कह सकते हैं सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसके तहत इसको निर्मित किया गया है, उसके तहत इसको बनाया गया है। और कौन कौन से उद्योग या कौन कौन सी अगर आप कंपनीज बात करते हैं, या किसने बनाया है अगर इसकी बात है, तो उसमें मीटी, आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप जानते हैं, तो अगर इसमें बात की जाती है तो उसमें मीटी, डैक, और इसमें एक और नाम आता है, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम आता है। इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया है, इंडिजिनस है। और जैसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि टॉप 500 में 62nd रैंक पे आया है, तो ये एक तरह से शुरुआत मानी जा रही है भारत में आर्टिफिशियल कंप्यूटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप कह सकते हैं कि भारत ने अपना एक तरह से अपना आप कह सकते हैं कि क्या कर दिया है, अपनी जो जगह है वो तय कर दी है। ठीक है, तो उसमें नाम आ रहा है परम सिद्धि का। क्या नाम है, परम सिद्धि। ऑलराइट, AI सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। ये 16 नवंबर 2020 में इसको वो किया गया था ना। अब वर्ल्ड जब हम बात कर लेते हैं, ये भी मैं मिटा दे रही हूँ, वर्ल्ड रेडियो डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है हर साल फरवरी 13 को। ठीक है, टू सेलिब्रेट रेडियो एज अ मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2020-21 वर्ल्ड रेडियो डे? अब वर्ल्ड रेडियो डे की जब शुरुआत की बात की जाती है, तो इसको आप मान सकते हैं कि काफ़ी सालों से, मतलब इसमें आप 2000 जब मैंने बात की थी इनिशियली, मतलब 2011 में आप इसको कह सकते हैं कि प्रोक्लेम हुआ था। ठीक है, और यूनेस्को की जो काफ़ी सारी, जो कि आपको मालूम है कल्चरल विंग है ना यूनाइटेड नेशंस का, अगर आप बात करते हैं कल्चरल विंग, सोशल कल्चरल विंग आप मान सकते हैं उसको, उसने इसके बारे में आधिकारिक तौर पर इसको प्रोक्लेम किया था। और फिर उंगा हम किसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली।
असेंबली ने इसके ऊपर बात की और काफ़ी सारी चीज़ें थी। जो इंटरनेशनल डे था वो फरवरी 12 को तय किया गया और फिर फरवरी 13 को क्या तय किया गया, वर्ल्ड रेडियो डे। और रेडियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे माना गया कि बहुत इंपॉर्टेंट। आज भी हम जब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं या इतना दुनिया बढ़ गई है, कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन एंड ये एंड वो एंड दुनिया भर के माध्यम आ गए हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि रेडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम माना गया। और 2021 में ये बात की गई कि भाई ये बात डिस्कशन हुआ इस पर कि बदलती हुई दुनिया में रेडियो का स्वरूप भी बदलने की ज़रूरत है, या रेडियो भी जिस तरह काम करता है उसमें भी चेंजेस आने की ज़रूरत है। तो फोकस किस पे किया गया, इस पे फोकस किया गया, इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई इनोवेशन बेसिकली। ठीक है, थीम जो थी इसकी रखी गई इनोवेशन। और ये किसका, उसमें आप पढ़ पाते हैं यहाँ पे न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ये जो है ये इनोवेशन के तहत इसको न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो की थीम इस पे स्टार्ट की गई 2021 में। नाउ अब अगर मैं बात करती हूँ, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5 मेंबर कमीशन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ राइटफुल ट्राइबल्स। अब ये एक्चुअली नेस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब नेस ऑफ गिर एंड बर्दा फॉरेस्ट के ऊपर लेके बहुत लंबे समय से 1950 से एक विवाद जो है चल रहा है। ठीक है, और उसमें राइटफुल जो पोजेशन की बात होती है, जो जंगल के क्षेत्र को लेके चल रहा है नेस ऑफ फॉरेस्ट के लेके, तो इस पर फाइनली गांधीनगर में, गुजरात में, जैसे आपको मालूम है ये जो मैंने दोनों क्षेत्र बोले ये गुजरात में आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे गुजरात में ये जो बेंच है ये फॉर्मुलेट की गई है और इसमें ये बात की गई है 5 मेंबर कमीशन को फॉर्मुलेट किया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं एक जो होंगे वो कौन होंगे, उसमें एक जो होंगे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है। ठीक है, 2 लोग जो हैं वो कौन है, 2 लोग जो हैं वो अगेन रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस हैं। ठीक है, इसमें से एक जो है वो फॉरेस्ट ऑफिशियल है, अगेन रिटायर्ड। ठीक है, अगेन रिटायर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अभी वर्किंग है तो फिर वो हो ही नहीं सकते ना, फिर वो कमीशन में नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो कोई भी दूसरी पोस्ट जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं रह सकते। फॉरेस्ट ऑफिशियल है। ठीक है, और एक व्यक्ति जिनको रखा गया है वो अगेन रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर है। ठीक है, एडिशनल कलेक्टर हैं। तो इनकी जो बेंच है वो स्थापित की गई है, इनको एक कमीशन जो है बनाया गया है 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये समझ गए, इनकी जो बेंच है वो बनाई गई है और ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह जो मामला है उसको समझना है, आकलन करना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करनी है। किसकी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट करनी है जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उनकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअली ओके, ठीक है। When is the International Albinism Awareness Day celebrated? अब एल्बिनिज्म का मतलब समझ लो। एल्बिनिज्म ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो तो अपने आप में ठीक है, वो इसलिए किया जाता है कि उनको इक्वलेंट लगे या उनको लेफ्ट आउट फील ना हो, उनको ऐसा लगे कि वो भी जो है उनके बारे में अवेयरनेस फैले दुनिया में और लोग उनको एक्सेप्टेंस उतनी ही मिले और वो अपनी जो भी उनकी काम है, जो भी चीज़ें हैं वो उनके बारे में एक दूसरे से वो जुड़ सकें, एक तरह से आप कह सकते हैं एक फोरम के तौर पर या एक बड़े संगठन के तौर पर वो आपस में कनेक्ट कर सके, इसके लिए भी है। और दूसरी बात, उनके बारे में जो अवेयरनेस है, एल्बिनिज्म जो बीमारी है उसको लेके जो एक अवेयरनेस है वो भी फैल सके। अब एल्बिनिज्म आप एक तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि आपको जैसे मालूम है, जब मैंने आपको हमने सेल्स वगैरह पढ़े थे या हमने किंगडम एनिमिलिया पढ़ा था, तब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि बॉडीज़ में अलग अलग जीन्स होती हैं, राइट। तो उसमें हमने एक तत्व के बारे में डिस्कस किया था जो मेलानिन। तो एल्बिनिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपने देखा होगा कि सफ़ेद लोगों के हाथ पैर आँखों का कलर जो है उनमें सफ़ेदी आ जाती है या सफ़ेद सा कलर होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि उनमें बहुत कम जो है मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है या बिल्कुल भी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो जेनेटिक एक डिसऑर्डर के तौर पे भी आप मान सकते हैं और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, वो छूत की बीमारी नहीं होती। सबसे बड़ी जो लोगों के साथ में एक दिक्कत है वो ये है कि भाई एल्बिनिज्म जो है उनको लगता है कि छूने से फैल सकता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आपको कोई जिसको आप कहते हैं कि कुछ एक डिसऑर्डर के तौर पर उसको माना जाता है। और दूसरी
दूसरी बात, लेकिन एक चीज़ जो है एल्बिनिज्म की वजह से आईसाइट जो है वो अफेक्ट होती है। ये एक उसका आप कह सकते हैं फ्लिप साइड है। जानलेवा बीमारी नहीं मानी जाती, लेकिन उसका अवेयरनेस होना या एक कह सकते हैं एक्सेप्टेबिलिटी के लिए उसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है 13 जून को। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको आपने कैग आपने सुना होगा। ठीक है, आपने CAG अक्सर सुना होगा। ठीक है, ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। और इसको आप कैसे बात कर सकते हैं, आर्टिकल किसमें किसके तहत इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल वो दिया गया है, आप आर्टिकल 148 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जो है इनको पावर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम बात करते हैं तो ये 2020 में 7 अगस्त 2020 में जो हैं ये बने थे, यहाँ के कॉम्प्ट्रोलर जनरल बने थे। नाम हो रही है गिरीश चंद्र मुर्मू की। गिरीश चंद्र मुर्मू की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये। ठीक है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात हो रही है। 7 अगस्त 2020 में जो थे वो कौन बने थे, कॉम्प्ट्रोलर जनरल बने थे। ठीक है, इसमें अब जब मैं बात करती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत सारा डिस्कशन जो है इनके ऊपर होता है। बहुत फेमस कॉम्प्ट्रोलर जनरल माने जाते हैं ये इंडिया के, और अभी जो है हाल में भी 2020 के बाद अभी भी ये इन पोजीशन सर्व कर रहे हैं। नाउ, who among the following cricketer scored the most runs in the single T20 World Cup edition in 2021? अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें वो नाम आता है, किसका नाम आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, बाबर आजम का। ठीक है, बाबर आजम ने कितने स्कोर किए, 303 रन्स। ठीक है, 303 रन स्कोर किए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ना सिर्फ इन्होंने 303 रन स्कोर किए, बल्कि फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 2500 रन का जो आंकड़ा है वो क्या किया है, वो हासिल किया है। 2500 रन जो आंकड़ा है वो हासिल किया है, फास्टेस्ट। ठीक है, और इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि इनके नाम पे एक और आप कह सकते हैं एक रिकॉर्ड और दर्ज है कि ये T20 जो स्टाइल है, जो T20 फॉर्मेट है वर्ल्ड क्रिकेट का, उसमें 300 रन करने वाले या 300 रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर जो है बन गए हैं, मतलब 4th क्रिकेटर बन गए हैं। इसमें जो नाम बाकी 3 के आते हैं वो कौन है, पहला नाम अगर आप बात करते हैं तो उसमें तीनों नाम अगर हम बात करते हैं तो एक दिलशान का आता है, एक आपको मालूम है जयवर्धने का आता है, और एक हमारे किनका आता है, विराट कोहली का आता है। ठीक है, और ही इज़ द 4th क्रिकेटर टू हैव अचीव दिस फीट। नाउ, the Chief Election Commissioner heads the Indian Election Commission of India, the body constitutionally empowered to conduct free and fair elections to the national and state legislative and of President and Vice President. अब आपको क्या मालूम है, स्टेट कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिनकी आप बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि न्यूट्रली काम करती है। आपको मालूम है जो डीलिमिटेशन से लेके जो पूरा संचालन होता है इलेक्शंस का भारत में, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन बेसिकली करता है, और उसकी जो सर्वोच्च पद है वो किसका है, कमिश्नर का। ठीक है, आपने इसमें भी सुना होगा कि सेंटर या स्टेट असेंबलीज को अक्सर फटकार जो है वो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उससे लगती है, या फिर आपको मालूम है अभी फ्रीबीज को लेके काफ़ी सारा जो मुद्दा है वो इलेक्शन कमीशन का चल रहा था। ठीक है, अब इसको आपको मालूम है फ्री करते हैं, फ्री एंड फेयर, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबाव इनके ऊपर नहीं होता, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और ये इनफैक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, एमपीज के इलेक्शन अगर आप देखते हैं, जनरल इलेक्शन अगर आप देखते हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी जो हैं वो कंडक्ट कराते हैं इंडिया में। अगर हम बात करते हैं आज की डेट में हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये इनके बारे में आपको एक और बात ये बस समझ में आती है कि चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं ये पहले भी ये खुद जो हैं ये काफ़ी एजुकेटेड हैं, IIT रुड़की से ये पास आउट है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत फेमस इस सेंस में भी है कि IRS सर्विसेज जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर रहे हैं 1980s में। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो इन्होंने आप कह सकते हैं CBDT का अगर आपने नाम सुना होगा तो उसके भी अध्यक्ष पद को इन्होंने संभाला है। मतलब CBDT क्या होता है, उसमें आप बात करते हैं
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उनके भी अध्यक्ष ये हैं, ये रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको नाम यहाँ पे पता चलता है, नाम आ जाता है सुशील चंद्रा का। ठीक है, सुशील चंद्रा का नाम आ जाता है यहाँ पे। और इससे पहले मैंने कैग के बारे में जब आपको बताया था, तो कैग के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, उनके बारे में एक और चीज़ कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जब कैग चेयरमैन की मैंने बात की थी गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये इनका नाम एक और बार पूछा जाता है कि 2020 में जब ये यहाँ बने 7 अगस्त 2020 में, तो उससे पहले ये उसी टाइम पे जो पहला जो आपको यूनियन टेरिटरी थी जम्मू एंड कश्मीर के, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ठीक है, तो इसके लिए भी इनका नाम जो है कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, Who among the following actors won the 66th Vimal Elaichi Filmfare Award for the Best Actor in the Leading Role Male? 66 में अगर आप बात करते हैं तो इरफान खान को ये अवार्ड जो है उससे इनको नवाजा गया है। इरफान खान को जैसे आप जानते हैं कि बहुत 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 बेहतरीन एक्टर जिनका निधन जो है वो बहुत ही अनटाइमली हुआ, और जिसको आप कह सकते हैं कि शॉक वेव पूरी दुनिया में एक तरह से आप कह सकते हैं कि फैल गई थी जब इनका पता चला कि ही डाइड। और उनकी जो लास्ट मूवी थी उसके टाइम पे एक इनका ऑडियो रिकॉर्ड जो था इन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने हिंदी मीडियम के बारे में जब बात हुई थी तो उस पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को लेके जो विवाद है स्कूल एजुकेशन को लेके, उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने काम किया था। उस पर मतलब इन्होंने मूवी में, और काफ़ी अच्छी मूवी इन्होंने बनाई थी, तो उस पर इन्होंने एक पूरा ऑडियो आया था जिस पर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो उसके प्रीमियर पे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो मूवी रिलीज़ होती, उससे पहले ही उनका निधन हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड, जैसे मैंने ऑस्कर्स की बात की थी, फिल्म फेयर अवार्ड हमारे यहाँ के जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है या बॉलीवुड एज वी नो एंड कॉल इट, तो आपको ये मालूम है कि बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड, अगर सबसे क्रेडिबल अवार्ड और सबसे पुराने अवार्ड अगर माने जाते हैं तो फिल्म फेयर अवार्ड माने जाते हैं इंडियन सिनेमा की जब हम बात करते हैं, राइट। तो ये अवार्ड जो है वो इरफान खान को दिया गया। कब दिया गया था आपको? 66th अवार्ड, विमल एलआईची फिल्म फेयर अवार्ड। नाउ Prime Minister Narendra Modi participated in 26th session of the Conference of Parties on Climate Change in which of the following countries? तो ये हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज पे जब मैंने आपसे बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है और क्लाइमेट चेंज, ये हम ऑलमोस्ट हर जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप अगर देखेंगे तो मेरे हर करंट अफेयर्स में हमारा कहीं ना कहीं एक टॉपिक जो है वो क्लाइमेट चेंज रहता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, अब इसमें 26th सेशन जो हुआ कोप का, जो कि फोकस काय पे कर रहा था, नेट जीरो कार्बन एमिशन पे, वो उसके ऊपर डिस्कशन है। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें शिरकत की थी और उन्होंने की थी यूके में। आपको मालूम है ग्लासगो यूके में ये जो है ये कार्यक्रम जो है, ये कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट वाज यूएन's थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2021। सबसे पहली बात तो जब हम बात कर रहे हैं यूएन की, अगर हम थीम की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2021, तो आपको सबसे पहले फॉरमोस्ट तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन बेसिकली 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यू सेलिब्रेट इट ऑन 3 दिसंबर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरमोस्ट। ठीक है, अब इसमें आप एक बात समझ लीजिए, कुछ चीज़ें, कुछ कॉमन सेंस की भी बात होती है। जब 2021 अगर इन केस इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि 2020 से, अगर आप मार्च 2020 से बात करते हैं, तो पूरी दुनिया या पूरा का पूरा भारत जो है किस में लगा हुआ था? भारत क्या, पूरी दुनिया, मतलब इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में क्या चीज़, किसका आतंक फैला हुआ था? कोविड का, है ना, पैंडमिक का। कोविड-19 से पूरी दुनिया जो है उसी से जूझ रही थी, पूरी दुनिया अंडर लॉकडाउन थी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर इनके ऑप्शंस अगर अपन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? फुल पार्टिसिपेशन इन इक्वालिटी। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट सोसाइटी फॉर ऑल। थर्ड जो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। एंड फोर्थ जो है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड बाय, फॉर एंड विद पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी। तो इसमें सबसे कॉमन या सबसे ऑब्वियस चीज़ ये निकल के आएगी कि आप बात कर रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये सबसे सेंसिबल ऑप्शंस दिख रहे हैं, बिकॉज ये बात कर रहे हैं कोविड-19 की या कोविड-19 वर्ल्ड की। ठीक है, अब इसमें से ऑफ कोर्स पढ़ना तो पड़ता है क्योंकि बिना पढ़ाई के तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ तो चलिए हमने पढ़ा है, हमें पता है, तो हम इसके आंसर पे आ जाएंगे। लेकिन अगर जहाँ पे हमने नहीं पढ़ा और अगर हम
इंटरनेशनल जो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, और अगर कोविड-19 का उसमें वो आ रहा है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव पे दिख रहा है, या आप कह सकते हैं एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो लाइकली अगर आपको आंसर नहीं पता है तो, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है तो क्या कर सकते हो, उस पर आप तुक्के में आप क्लिक कर सकते हो या आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो दो जगह पे आ रहा है, तो अब आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे इस पे जो फोकस किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पे, इसमें बेसिकली लीडरशिप प्रोग्राम पे फोकस किया गया था, ठीक है। तो उनका जो बेसिक था, अब हमको दो चीज़ें मालूम है, एक कोविड-19 और एक बात मालूम है आपको लीडरशिप, तो जाहिर सी बात है कि आंसर जो है वो यहाँ पे लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन आ जाएगा। लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसमें एक इंक्लूसिविटी उनको फील कराई जाए और एक्सेसिबल और सस्टेनेबल हो वर्ल्ड जो है आफ्टर कोविड-19 से उभरने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो हमको दो कीवर्ड मुझे यहाँ मालूम थे, एक्चुअली मुझे एक ही कीवर्ड आप बात करते हैं, जैसे मुझे तो पता था, मैंने पढ़ा है तो, लेकिन जैसे मुझे एक कीवर्ड लीडरशिप मैंने कहीं पढ़ा हुआ था तो मेरे दिमाग में था, ठीक है। कोविड-19 था तो लाइकली इसका जो आंसर था वो कोविड-19 और लीडरशिप के फोकस करते हुए आंसर सी है। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज सेट अप 5-member कमिटी टू रिव्यू एप्लीकेशन एंड गिव रिकमेंडेशन ऑन न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस, ठीक है। अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, रिटेल चेन की, ठीक है। आप इसमें क्या बात कर रहे हैं, रिटेल जो एक आप कह सकते हैं रिटेल चेन की आप इसमें बात कर रहे हैं, और दूसरी बात रिटेल पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, रिटेल पेमेंट की आप बेसिकली बात कर रहे हैं। चेन इन द सेंस व्हाट आई मीन बाय रिटेल पेमेंट स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब मैं बात कर रही हूँ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी या न्यू अम्ब्रेला लाइसेंस की, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या बात हुई थी कि इसमें एक तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को डिटर कर दिया गया था पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लग रहा था या RBI को रिस्क था कि भाई जो लोगों का जो डेटा है, या आप कह सकते हैं डेटा सिक्योरिटी वाला जो रिस्क था वो उनको लग रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने ये जो स्कीम है वो रिटेल पेमेंट के लाइन में वो स्कीम लेके आए, और उन्होंने इसमें डिस्कशन क्या किया कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस स्कीम जो है तकरीबन बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे UPI करती है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपने सुना हुआ है ना, वो जैसे काम करती है वैसे करेगी। तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक आप क्या कह सकते हैं, आप कहीं से आप डेटा जो सिक्योरिटी पे आप काम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लोगों का जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी पे आप बात कर रहे हैं, और ये इनका एक ऑल्टरनेटिव माना गया। किसका ऑल्टरनेटिव माना गया, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म माना गया, ऑल्टरनेटिव ऑटो मैकेनिज्म माना गया, किसके लिए, एक मिनट में यहाँ लिख दे रही हूँ, इट केम एज एन ऑल्टरनेटिव NUE, ठीक है। NUE काइंड ऑफ वर्क लाइक UPI, ठीक है, काफ़ी हद तक UPI जैसे काम करेगा। ऑल्टरनेटिव ऑटो मैकेनिज्म माना गया इनका, किसके अगेंस्ट, बेसिकली ये इनका माना गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, मैकेनिज्म फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको NPCI बोलते हैं, ठीक है, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया। और जैसे आप कह पा रहे हैं 5-member कमेटी जो है वो गठित की गई है, और इसमें चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे इसके बिल्कुल भी नहीं है, रघुराम राजन भी नहीं है, जो कि आपको मालूम है बहुत फेमस नाम जाना जाता है, क्योंकि एक्स गवर्नर माने जाते हैं RBI के। अभी जो व्यक्ति हैं इसमें वो अभी RBI से एसोसिएटेड हैं, और वो चीफ जनरल हैं RBI के, और वो किस सेक्टर को देखते हैं, बेसिकली वो इसी सेक्टर को, पेमेंट एंड सेटलमेंट का जो सेक्टर है RBI का, उसको डील करते हैं। एज अ कैटलिस्ट आप कह सकते हैं उनका जॉब प्रोफाइल है, और उसमें नाम आ जाता है P वासुदेवन का, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं इस कमेटी की। अभी कौन है, जैसे मैंने कहा चीफ जनरल है, चीफ जनरल मैनेजर हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट के RBI में, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। The World Health Day, WHD, is observed every year on April 7th to mark the anniversary of the founding of the World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगेन आपको मालूम है, अभी आपने कोविड के टाइम पे बहुत बार आपको वो आए थे, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बहुत सारी जो एड्रेसेस हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई थी, बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट्स हैं वो रिलीज़ की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक के चलते हुए, है ना। काफ़ी कुछ तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी, काफ़ी कुछ ऐसी थी जिससे बहुत डर गए लोग, बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं, और उसमें जाहिर सी बात है कि जब कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही है और पूरी दुनिया वर्क कर रही है, पूरी दुनिया
उभरने की कोशिश कर रही है और आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर द पेंडेमिक एंड द स्केयर्स ऑफ द पेंडेमिक, है ना। आप किसी तरह से जो आपका हेल्थ सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चरमरा गया था, या पूरा जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह जो लोगों की जो लाइफ है कॉम्प्रोमाइज़ हुई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई पेंडेमिक में, तो उससे उभरने की कोशिश हम कर रहे थे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है। और आपको मालूम है, जब मैं कहती हूँ कि एक इंटरनेशनल यूएन के तौर पे आपको मालूम है कि ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें थीम 2021 की क्या हो सकती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ डे की, जाहिर सी बात है फूड सेफ्टी पे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। फूड सेफ्टी मुद्दा है, लेकिन फूड सेफ्टी अभी मुद्दा नहीं है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ एड्स लाइफ टू ईयर्स, ये ठीक है, आपने गुड हेल्थ की बात की, लेकिन ये जनरल मुद्दे हैं। अभी आप जब कोविड-19 से जूझ रही है पूरी दुनिया, आप कह सकते हैं पैंडेमिक की चपेट में है, पूरी दुनिया जो है वो एक ही चीज़, एक ही कॉमन एनिमी से लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, एंड दिस इज द थीम। आप एक दुनिया बनाना चाहते हैं जो कि फेयर हो और हेल्दियर हो, मतलब ऐसा ना हो कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं वो पेंडेमिक 19 की चपेट में ज़्यादा हैं और जिनके पास पैसा है वो बच रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, आंकड़े अगर आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है गरीब लोग मरे हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन इवन द डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव सफर्ड द कैजुअलिटीज़, इवन द पीपल ऑन द बेटर साइड हैव सफर्ड द कैजुअलिटीज़। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ही सिस्टम जो है चरमरा गया था। और यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, अब ये जब मैं लॉन्च की बात कर रही हूँ तो सबसे पहली बात, ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया और इसको किसने किया, इसको जो लॉन्च करने वाले थे अगेन हमारे प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है। और इसमें मैं ये बता दूं कि ये जो आपका सी प्लेन आप समझ रहे हैं, इसको जो प्राइवेट प्लेयर है स्पाइस जेट, वो इसको संचालन इसका करते हैं, ठीक है। और इसको पहला जो सी प्लेन है अपने आप में 19 सीटर प्लेन माना जाता है और 12 पैसेंजर्स जो है उसमें बैठ सकते हैं, मतलब उसमें तकरीबन 19 सीटर है, मतलब और भी तो बाकायदा क्रू वगैरह भी रहता है ना, तो 12 जो पैसेंजर्स हैं वो बैठ सकते हैं। और ये शुरुआत की गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेके साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में जो फ्लाइट है ये ली जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे ली जाएगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच से लेके साबरमती रिवर फ्रंट, मतलब ये दोनों ही नाम कहाँ पे आते हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर्स है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची क्या है स्टैच्यू है, ठीक है। उसके बीच से उससे उड़ान भर के कहाँ जाएगा, साबरमती रिवर फ्रंट, और ये कहाँ पर है, नर्मदा के किनारे स्थित है, कौन सी जगह पे, गुजरात में। तो जाहिर सी बात है आंसर जो है वो है बी, गुजरात। अब इसको आप कह सकते हैं ये किस उसके अंदर किया गया है, उड़ान, आपने सुना है ना, उड़े भारत का हर नागरिक, उड़ान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आप तौर पे जानते हैं ना, तो उड़ान के अंतर्गत है। और तकरीबन उस टाइम पे 2020 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसकी जो प्राइस रखी गई थी, दिन में 4 फ्लाइट्स होनी थी, या 4 टेक ऑफ और 4 लैंडिंग्स, मतलब 4 फ्लाइट्स जो थी वो इनके बीच में ये किया गया था कि इनके बीच में वर्क करेगी अपने तौर पर। पहला सी प्लेन है और दूसरा इसकी जो प्राइसिंग है इनने रखी थी कि तकरीबन एक आदमी को फॉर द वन पैसेंजर सीट द पर्सन हैज़ टू पे अबाउट 4,800 bucks, लाइक 4,800 रुपीज़ INR, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। तो ये बात हो रही है गुजरात की। और हम आ गए हैं आखिरी सवाल पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं विच इंडियन मॉन्यूमेंट वाज लेट ऑन 30 जनवरी 2021। और ये क्या है, बेसिकली ये निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अपने तरह का दूसरा दिन था, ठीक है। दिस वाज सेकंड, मतलब ये शुरुआत जो है 2020 से शुरू हुई थी एंड दिस वाज अ सेकेंड ईयर फॉर दिस निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे का सेकेंड ईयर था ये, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब हम निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की बात करते हैं तो भारत में तकरीबन 11 NTD जो है वो माने जाते हैं कि 11 NTD का जो घर है वो भारत माना जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी गवर्नमेंट साथ आई थी और इसमें ये तय किया गया कि तकरीबन 50 जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लिस्ट किया जाएगा जो कि 25 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो 50 मॉन्यूमेंट्स representing 25 countries were lit,
ठीक है, उसको लिट किया गया था। तो भारत में से वो एक ऐसे मॉन्यूमेंट को जाता है जो कि सबसे ऊंची मिनरेट मानी जाती है। और किस टाइम पर बनाई गई थी ये आप जानते हैं, मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई थी, जब हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका निर्माण किसने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर नहीं पड़ा है। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे मीनार बनाई थी ऐसा नहीं है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। मिडिल सेंचुरी की ये बनी हुई मीनार है और दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के महरौली में स्थित है। आप समझ चुके हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। ठीक है, तो कुतुब मीनार को लिट किया गया था। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, हम आ गए हैं एंड पे। हमारे करंट अफेयर्स के जो MCQs थे उस पर हमने बिगनर्स एंड अचीवर्स लेवल दोनों ही MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। आई एम श्योर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं हुई होगी। ये 2021 पे बेस थे, हमने 2022 के भी जो बैकग्राउंड चेक है वो साथ में हम करते हुए चले हैं। 2022 के जो आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स हैं हमारे कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, मैंने आपको यूनेस्को की जब बात की या मैंने आपसे बाकी बात की, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने उन पर शॉर्टी नोट सीरीज़ की हैं। वो कैसे जा सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पे जाओगे, मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पे जब जाओगे तो उसमें IGKO का आपको ओलंपियाड का सेक्शन मिलेगा। ओलंपियाड पे जाके IGKO में जाओगे जब, तो IGKO को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, उस लिस्ट में आपको सारे नाम मिल जाएंगे जो भी हमारे शॉर्टी नोट सीरीज़ में या जो भी मैंने आज तक वीडियोस की हैं आपको सब मिल जाएंगे, प्रॉपर हेड्स में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। बाकी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई पेमेंट्स नहीं करना, तो वो समस्याएं आपको बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है और पूरी तरह बढ़िया से पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे किस पे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑब्वियसली हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पे रह सकते हैं, टेलीग्राम पे रह सकते हैं, इंस्टा हैंडल पे रह सकते हैं, और आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। आपको कोई कूपन अप्लाई नहीं करना, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और सिर्फ फोकस जो है पढ़ाई पे करेंगे। ये उम्र नहीं है आपकी कि आप पैसे लत्ते की बात करें। ठीक है, फोकस जो है पढ़ाई पे है, और इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ हम ये बात, ये मुहिम आके लेके जाना चाहते हैं कि एजुकेशन हर बच्चे तक, भारत के हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। और यहाँ पे ओलंपियाड तो पढ़ ही रहे हो, ओलंपियाड के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें और पढ़ सकते हो, मतलब जो अपनी रेगुलर स्टडीज़ है ना वो भी यहाँ पे कर सकते हो, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसी तरह यूट्यूब तो जानते हो ना कि यूट्यूब पे चैनल है, उस पर आप कैसे एसेस कर सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप यू हैड अ गुड लेक्चर एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है, बाकी एक बार अच्छे से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्टडी हार्ड एंड बी गुड। थैंक यू सो मच।